हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में। सो व्हाट इज दिस टर्म यूट्रोफिकेशन मीन। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ा जिसमें हमने न्यूट्रिएंट पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। वहीं से ये टर्म आती है यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एंड व्हाट इट टर्म्स से। तो ये यूजीसी नेट के अंदर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस जो जिनका भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, उन पर भी हम एम्फेसाइज करेंगे। एक बार यूट्रोफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है यूट्रोफिकेशन। Eutrophication is characterized by excessive plant growth or algal growth due to increased availability of one or more limiting growth factor needed for photosynthesis like sunlight, carbon dioxide and nutrient fertilizer. यूट्रोफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है वाटर बॉडी में जिसमें क्या होता है कि जो दैट वाटर बॉडी बिकम्स एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन से वो जो वाटर बॉडी है वो एनरिच्ड हो जाती है, भर जाती है, एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोसेस फिर स्टार्ट होती है वाटर बॉडी में उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है दैट कैन बी नेचुरली भी ये हो सकता है, रन ऑफ जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस का वो नेचुरली भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक भी ये हो सकता है, जैसे कि मेनली जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से होता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ या सीवेज डिस्चार्ज डिस्चार्ज। और जो भी फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर पल्प इंडस्ट्री है, वहाँ से जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उनमें मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, तो वहाँ से भी ये अकर हो सकता है। वही बताया गया है कि यूट्रोफिकेशन जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ, कि जब वाटर बॉडी में एक्सेसिव हो जाए, प्लांट ग्रोथ जो है वो एक्सेसिव हो जाए, इतना हो जाए। इसमें हमने ऊपर भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो हमने देखा था कि किस तरीके से एल्गल ब्लूम हो रखा है। एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ जब हो जाती है, एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ जब हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वन और मोर लिमिटिंग ग्रोथ फैक्टर। अब प्लांट ग्रोथ या एल्गल ग्रोथ किस वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जब उसे मिलेगी, सनलाइट उसे मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स उसे मिलेंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वो ग्रोथ करेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब वो एक तरीके से ब्लूज़म हो जाती है, एल्गी ब्लूम हो जाती है, तो वो पूरी वाटर बॉडी को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर बॉडी बिकम ओवरली एनरिच विद न्यूट्रिएंट। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट जो है ओवरली एनरिच्ड हो जाती है वाटर बॉडी, मतलब जितने न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। आते कहाँ से है? रीजन कुड भी एनी, जैसे अभी बताया मैंने, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, सीवेज डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल वेस्ट। यहाँ से वो न्यूट्रिएंट जो है वाटर बॉडी में फ्लो करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, प्लेंटीफुल ग्रोथ ऑफ सिंपल प्लांट लाइफ। जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले जो सिंपल प्लांट लाइफ है, जो लोअर लेवल के प्लांट है जैसे कि एल्गी, तो एल्गी की सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ होती है। और जब एक्सेसिवली कोई चीज़ ग्रो कर रही है, जब एक्सेसिवली एल्गी ग्रो कर रही है, तो उसको आप बोलते हो ब्लूम। तो इसलिए इसको बोला जाता है एल्गल ब्लूम। उसमें प्लैंकटन्स हो गए, एल्गी हो गए, वाटर बॉडी में एक तरीके से एक्सेसिव या एक्सपोनेंशियल उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेती है एक शीट की तरह, जैसे आप यहाँ पे ग्रीन कलर में देख सकते हैं। ये जो एल्गल ब्लूम है, ये एक इंडिकेटर है कि यूट्रोफिकेशन हो चुका है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रिएंट यहाँ पे हैं। यूट्रोफिकेशन जो है वो नेचुरली भी हो सकता है, बट नेचुरली बहुत लंबा टाइम लेता है, लगभग सेंचुरी लेती है। कोई भी लेक, कोई भी वाटर बॉडी, यूट्रोफिकेशन अगर नेचुरली होता है तो लगभग लगभग सेंचुरीज लग जाती हैं। बट ह्यूमन एक्टिविटीज से ये बहुत तेजी से होता है, बहुत जल्दी होता है। ह्यूमन एक्टिविटी एसिलरेट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो दे एसिलरेट, एसिलरेट मतलब उसको इंक्रीज कर देते हैं यूट्रोफिकेशन के रेट को। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इज द मेन कोज बेसिकली। डिस्चार्ज जो है वो पॉइंट सोर्सेज से, नॉन पॉइंट सोर्सेज से भी आ सकता है, एंड वो ओवरली एनरिच्ड कर देता है उस वाटर बॉडी को। मेनली जो डिस्चार्ज और मेनली जो कारण है एल्गल ब्लूम का या यूट्रोफिकेशन का या एजिंग ऑफ लेक का, दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन एक्वेटिक सिस्टम। इसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। अम, इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं।
जैसे कि सबसे पहला आता है न्यूट्रिएंट, मेनली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सो उनकी वजह से क्या होगा, जब वो प्लांट के लिए, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो जो सिंपल प्लांट लाइफ है, मेनली जो एल्गी है, सिंपल प्लांट लाइफ मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, लाइक कोई स्टेम, रूट्स, ब्रांचेस, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर सिंपल प्लांट, है ना। सो एल्गी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एल्गल ग्रोथ एक तरीके से हो जाएगी। फिर जब वो एक्सेसिव ग्रो करेगी तो उसको अपने एल्गल ब्लूम बोल दिया, एल्गल ब्लूम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लांट शेडेड बाय एल्गी, नो सनलाइट पेनिट्रेशन। सो जो भी आसपास जो भी प्लैंक्टन, जो छोटे छोटे जो भी प्लांट होंगे, क्योंकि एल्गी ने इस तरीके से ग्रोथ कर ली है, सो कोई भी सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा जो वाटर बॉडी है उसके अंदर। सो इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट की हो जाएगी डेथ, प्लांट डाई हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उन्हें सनलाइट नहीं मिल रही, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। जब वो डेथ हो जाएगी उनकी, तो जो बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई हैं, यानी कि जो डिकम्पोजर्स हैं, वो उन पे एक्ट करेंगे और डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से एल्गी की भी डेथ होगी और एल्गी का भी डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन कॉज ऑक्सीजन डिप्लीशन। अब जो बैक्टीरिया है, उनको भी तो रेस्पायर करने के लिए, रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो वो क्या करती हैं, बीओडी इंक्रीज कर देती है बेसिकली वाटर बॉडी का मतलब, रेस्पायरेशन करने के लिए, अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है वाटर बॉडी से। और जब वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं, यानी कि उस फूड को ईट करती हैं, तो ऑक्सीजन को जब वो कंज्यूम करती हैं, तो ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है वाटर बॉडी में, मतलब ऑक्सीजन खत्म होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि बैक्टीरिया उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा तो ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे और ज़्यादा ही वो ऑक्सीजन को डिप्लीट करेंगे। सो उसमें जो ऑक्सीजन की अमाउंट है, यानी वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है, डिजोल्व जो ऑक्सीजन की अमाउंट है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट हो गई है, यानी ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो डिग्रेड हो गई है या डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे रहने वाले जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स है, एक्वेटिक लाइफ है, उसकी धीरे धीरे डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो चाहिए होगी ना, बट वो मिल नहीं रही है, तो डेथ हो जाएगी वहाँ पे रहने वाले जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरा है, फोना है, सबकी। जिसकी वजह से ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसकी भी कहीं न कहीं डेथ हो जाएगी, क्योंकि कोई बायोटिक फैक्टर उसमें सस्टेन ही नहीं कर रहा है, डेड ज़ोन्स क्रिएट हो गए, है ना? तो सभी फिशेज़, सभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज़्म की डेथ हो गई, डेड ज़ोन क्रिएट हो गया है। सो वो इकोसिस्टम की भी हम बोलेंगे कंप्लीटली डेथ होगी, क्योंकि नाउ इट इज़ नो मोर एबल टू सस्टेन द बायोटिक थिंग्स या लिविंग थिंग्स। सो ये एक तो हमने ये वाली साइकिल पढ़ी इधर से। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस आ कहाँ से रहे हैं? ये आ रहे हैं एग्रीकल्चरल एरिया से। जैसे कि एग्रीकल्चरल एरिया में हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, एनिमल वेस्ट, जो भी एनिमल वेस्ट है वो एक्सक्रीटर हो सकता है, हेयर्स हो सकते हैं उनकी बॉडी से। सो जो भी एनिमल वेस्ट है, मैन्योर बेसिकली, कंपोस्ट जो है, सो वहाँ से आएंगी। रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल मतलब जो घर हैं, घरों से आएंगे। जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें जो फॉस्फेट कंटेनिंग डिटर्जेंट जो होते हैं, सो जब उसको हम वॉश करते हैं क्लोथ्स को, तो जितना भी वाटर है वो सीवेज लाइन में जाके या फ्लो होके, रन ऑफ होके, वो अल्टीमेटली जब वाटर बॉडी में गिरता है, सो वहाँ पे वो फास्फोरस के कंटेंट को कहीं न कहीं बढ़ा देता है। तो रेजिडेंशियल एरियाज़ से, इसके साथ-साथ जो है अर्बन एरियाज़ से। अर्बन एरियाज़ मतलब कि जो भी शहरों में या थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे कोयले को जलाकर बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ से जो है गैसेज़ रिलीज़ होती है कहीं न कहीं। ठीक है? तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न टू रिलीज़ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। सो येस, दिस इज़ द साइकिल जो डिनोट कर रही है कि किस तरीके से एल्गल ब्लूम डेड ज़ोन को क्रिएट करेगी और अल्टीमेटली इकोसिस्टम की डेथ हो जाएगी। सो दिस इज़ इट। फिर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या ऐसा रियल वर्ल्ड में भी हुआ है। तो ऐसा रियल लाइफ में और रियल वर्ल्ड में भी हुआ है। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि इंडिया में है उलसुर लेक, बैंगलोर में ये लेक है, लगभग लगभग 108 एकड़ विद 2 आइलैंड। Thousands of fishes used to be found floating at the bank of every March of the year in the last decade. अनट्रीटेड सीवेज वो रेगुलरली डंप्ड। तो जैसे हमने बताया कि अनट्रीटेड सीवेज इज मेजर रीज़न जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंटेंट को इंक्रीज करता है, ऑर्गेनिक कंटेंट है इसमें। तो अनट्रीटेड सीवेज रेगुलरली उसमें डंप किया जाता था, उलसुर लेक जो कि बैंगलोर में है।
ओवर द ईयर्स कई कई सालों तक ये प्रैक्टिस जो है कंटिन्यूअसली की जाने लगी, जिसकी वजह से इसका क्या हुआ, इसका ये इफेक्ट हमें देखने को मिला। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स लेक हैज़ बीन रिस्टोर्ड। हालांकि कुछ कुछ सालों अभी पहले लेक को रिस्टोर किया गया, बट ये कंडीशन हमें देखने को मिली कि जो फिशेज हैं एक तरीके से दे आर फ्लोटिंग ऑन द बैंक, दे आर फ्लोटिंग ऑन द बैंक, दे आर नो मोर इन द वाटर बॉडी। सो ये कंडीशन देखने को मिली। इसके अलावा यमुना बैंक जो है मथुरा में, अपेरेंटली ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम गार्बेज, लेदर यूनिट्स एंड डैमेज्ड आइडल्स। तो यमुना को देवी माना जाता है, यमुना मैया उसे बोला जाता है मथुरा में। तो जो भी खंडित आइडोल्स होती हैं, मतलब जो एक रिचुअल है हिंदूज़ में, कि जो भी खंडित तस्वीरें होती हैं या खंडित मूर्तियाँ होती हैं, उनको घरों में नहीं रखा जाता है, उनको प्रवाहित कर दिया जाता है। तो वो जो प्रवाहित है वो यमुना मैया में उनको प्रवाहित किया जाता है। तो जो डैमेज्ड आइडोल्स हैं, जो भी गार्बेज वेस्ट है, जो भी लेदर यूनिट से वेस्ट आ रहा है, वो कंटिन्यूअसली वो जो टॉक्सिक वेस्ट है वो यमुना की जो वाटर है उसमें बहा दिया जाता है। सो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है एक तरीके से दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट, इंक्रीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द लेक, और वो अल्टीमेटली क्या कर देता है, एजिंग ऑफ लेक करता है। अच्छा, ये जो उलसुर लेक है, हमने बताया कि कुछ साल पहले इसको रिस्टोर किया गया है। तो उलसुर लेक की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर यहाँ पे दी गई है। बिफोर ये 2018 में कुछ इस तरीके की थी, और आफ्टर 2023 इसको रिस्टोर जब किया गया, तो रिस्टोरेशन में इसकी कंडीशन को वापस से लाने की कोशिश की गई, रिजिलियंट इसको करने की कोशिश की गई। सो दिस इज द कंडीशन आफ्टर 2023। अदर एग्जाम्पल है जैसे कि डल लेक है श्रीनगर में, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड सोर्सेज से। चिल्का लेक है उड़ीसा में, ग्रोइंग केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री से। तो यहाँ पे बेसिकली दिया है कि मेजर रीजन कौन कौन से हैं उन लेक के यूट्रोफिकेशन का। जैसे डल लेक जो है उसका मेजर रीजन एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड सोर्सेज हैं। इसके अलावा उड़ीसा का जो है वो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। सो इस तरीके से जापान में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही प्रिवेलेंट है कंडीशन। जापान में भी देर इज अ ह्यूज बूम ऑफ नामुरा जेलीफिश अकर एवरी समर एज दे फीड ऑन द abundance of plankton which results from the increased nutrient. The jellyfish impact commercial fisheries by competing with fish for food and fouling both motors and net. तो ऐसा जापान में भी देखने को मिला। सो दिस कंडीशन प्रिवेलेंट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट। सॉल्यूशन क्या है फिर, इसको किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है लेक को, या किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। सो सबसे पहला जो कॉज है उसी पे हिट करता है, कारण है न्यूट्रिएंट का एक्सेस होना। तो सबसे पहले हम करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रॉपर एप्लीकेशन एंड टाइमिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेसिव अमाउंट में नहीं करना है, एक टाइमिंग के साथ करना है, और जितना क्रॉप्स को रिक्वायर्ड है, क्योंकि सब क्रॉप को पर्टिकुलर अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, हर मिट्टी में पर्टिकुलर अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिपेयर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन किया जाना चाहिए। लाइफ स्टॉक और इरिगेशन वेस्ट जो है उसको वाटर बॉडी में ना आने दिया जाए, मतलब उसको कंट्रोल किया जाए। ऐसा नहीं है कि लाइफ स्टॉक से जो भी वेस्ट आ रहा है उसका रन ऑफ वाटर बॉडी में हो। कंजर्वेशन टिलेज, टिलेज को एक तरीके से कंजर्व कर, मतलब उसका कंजर्वेशन हो। सॉइल मैनेजमेंट में बफर का इंस्टॉलमेंट हो। प्लांट कवर क्रॉप, प्लांट जो क्रॉप्स हैं एक तरीके से उनको लगाया जाना चाहिए ताकि सॉइल इरोड ना हो और वाटर रन ऑफ ना हो। रिस्टोरेशन ऑफ एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जो भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट हो उनको वापस से, अगर वो यूट्रोफिक हो गए हैं तो उनको रिस्टोर करके उनकी नेचुरल स्टेट में किस तरीके से ला सकते हैं, जो कि उलसूर लेक में हमने किया है। सो क्या करना है कि न्यूट्रिएंट को रिमूव करना है फिजियोकेमिकल मेथड से, मतलब कुछ ऐसे फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को सोक कर ले, या तो उन्हें रिएक्ट करके स्टेबलाइज कर दें, कुछ भी ऐसे मेथड्स। सो रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट, लेक रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन। एल्गल ग्रोथ को कंट्रोल किया जाना चाहिए, केमिकल कंट्रोल से हम इसको कर सकते हैं, एरिएशन से कर सकते हैं। अच्छा, एरिएशन से कैसे होगा, एरिएशन से हम उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे। जब ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो क्या होगा कि वो जो वाटर बॉडी है कहीं ना कहीं उसमें फ्लोरा और फोना फ्लरिश करेंगी, और फ्लरिश करेंगी तो उसमें जो एल्गी टॉक्सिकेंट्स रिलीज कर रही है उसको वो स्टेबलाइज होंगे और डेड जोन क्रिएट नहीं होंगे। मिक्सिंग हम कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक एल्गी कंट्रोल टेक्नोलॉजी जो है, इट इज़ कंसीडर्ड सेफेस्ट। जो अल्ट्रासोनिक एल्गी कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, ये सेफेस्ट ऑप्शन, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन के लिए और न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन के लिए। सो केमिकल मेथड है, एरिएशन है, मिक्सिंग है,
अल्ट्रासोनिक है, या अल्ट्रासोनिक एल्गी कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ये सेफेस्ट मेथड है। पब्लिक अवेयरनेस और पॉलिसी, मतलब लोगों को यूट्रोफिकेशन और न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन के बारे में पता ही नहीं है। लोगों को नहीं पता है कि एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट भी कितना हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए लोग अपनी क्रॉप की ग्रोथ के लिए अपनी मर्जी से कितना भी न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं। तो इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट कर की जानी चाहिए। टाइम टू टाइम फार्मर्स को सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में अवेयर कराना चाहिए, कि उनको पता चले कि उनकी मिट्टी में किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। सो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन की उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, मतलब हमें उन्हें अवेयर करना चाहिए। साथ ही साथ फॉस्फोरस डिटर्जेंट को बैन करना चाहिए, क्योंकि वो जो डिटर्जेंट है, दे आर लाइक द वॉश ऑफ, लोग रिवर्स में बाथिंग करते हैं और एक तरीके से वॉशिंग करते हैं क्लोथ्स की, तो वो डिटर्जेंट जो है कहीं ना कहीं फ्लो करके आगे तक मूव करता है। तो बैनिंग ऑफ दैट डिटर्जेंट विच कंटेन फॉस्फोरस. So these are some remedies, these are some controlling techniques, yeah, solutions. So this is it in this video in which we discuss about eutrophication. अच्छा, इसमें से क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रही थी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें से अराइज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है। यूट्रोफिकेशन का मतलब है ओवरली एनरिच्ड। ओवरली एनरिच्ड मतलब एक्सेस अमाउंट में जो एनरिच्ड हो गई है लेक, उसको बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये प्रिपेयर होता हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है एल्गल ब्लूम से रिलेटेड, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्गल ग्रोथ को एल्गल ब्लूम कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है मेन जो कि है कि यूट्रोफिकेशन किन न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है। तो आपको सेट ऑफ न्यूट्रिएंट दे दिया जाएगा, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो आपको नाइट्रोजन फॉस्फोरस पे टिक करना है, बिकॉज ये दो न्यूट्रिएंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन। सो दिस इज द मेन क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा मेन ये क्वेश्चन है, बाकी यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस इज इट इन दिस वीडियो। इनको आप नोट कर लेंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम्पल्स भी आप देख लेंगे, कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, सॉल्यूशन के बारे में आप ज़रूर देखेंगे, जैसे कि सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें आपसे अजर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, अल्ट्रासोनिक एल्गी कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, please feel free to ask me, and thank you for listening me so patiently and giving your time. It will worth it, trust me, it will worth it in your net exam. And thank you for listening me so patiently. Bye bye.